नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। हर आत्मा धरती पर आती है कुछ अनुभव लेने के लिए, पर आने से पहले उसको याद होता है कि मुझे ये अनुभव लेने हैं। परंतु धरती पर आने के बाद ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो याद रखती है। कुछ आत्माएं अनुभव तो लेती हैं जो लेने के लिए आती हैं, पर उनको पूरी तरह से ये पता नहीं चलता कि ये मुझे क्यों आ रहे हैं। तो ऐसा ही हम आज आपको अपने एक मास्टर से मिलवा रहे हैं जिनको बचपन से बहुत से अनुभव होते थे, परंतु उनको ऑथेंटिकेशन नहीं थी कि ये अनुभव क्यों आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। आज हम आपसे मिलवा रहे हैं मनीष बुबना जी को, जो कि दिल्ली से ही हैं। आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है मनीष जी आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार। मनीष जी 2012 से ध्यान में हैं, PSSM के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी पत्नी भी ध्यान में है विदुषी जी, और दोनों बच्चे भी ध्यान में हैं। बहुत अच्छा परिवार है। पेशे से मनीष जी CA हैं। वन मीडिया कंपनी और PMC हिंदी में उनकी अहम भूमिका है। जहाँ भी जिसको भी ज़रूरत पड़ती है वो वहीं पर हमेशा सहायता के लिए तैयार होते हैं। तो आइए जानते हैं उनसे उनके जीवन के बारे में, इस सुंदर आत्मा की यात्रा के बारे में। मनीष जी, आपसे ही हम जानना चाहते हैं कि जब से आपकी यात्रा धरती पर शुरू हुई, आप हमें उसके बारे में बताइए। मैं जो है बचपन में बड़ा पढ़ाकू टाइप का बच्चा होता था। बहुत पढ़ता था, मतलब सारे परिवार वाले टीवी देख रहे हैं तो मेरा टीवी में मन नहीं लगता था। मूवीज़ वगैरह आती थी उस टाइम पे, संडे को मूवी आती थी, नहीं देखता था मैं उल्टा होकर के अपनी बुक लेकर के पढ़ रहा होता था। मेरे को ना बचपन से एक चीज़ों को टटोलने की उत्सुकता होती थी। जैसे कोई टॉय मिल गया तो टॉय को खोल के देखना ये चल कैसे रहा है, या एक पेन मिल गया वो खुलता बंद होता था, टिक टिक होता था, तो पेन को खोल के ज़रूर देखता था कि इसके अंदर क्या मैकेनिकल है। तो वो शुरू से मेरे बचपन से ही मेरा नेचर का पार्ट रहा कि मैं हर चीज़ को खोल के ज़रूर देखता था कि क्या चीज़ है। कुछ मैं बचपन में ज़िद्दी टाइप का भी था कि मेरे को कोई चीज़ नहीं मिलती थी तो मैं नाराज़ हो जाता था बहुत ज़्यादा। अपना अकेले में पड़ जाता था बिल्कुल, कि अकेलापन, मेरे को कोई कुछ नहीं चाहिए उस टाइम, गुस्से में कि भाई गुस्सा आ रहा है मुझे अब। लेकिन अंदर से ना एक मेरे को एक आवाज़ हिट करती थी अंदर से कि ये मेरे साथ ही क्यों। जब मैं दुखी होता था तो मुझे ये होता था कि मुझे मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा। तो कई बार तो ऐसे भी सिचुएशंस आई कि मैं भगवान से क्वेश्चन करता था कि भगवान तू मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है, तूने धरती पे जन्म ही क्यों दिया मुझे ऐसे। तो वो जर्नी चलती रही। फिर आपके परिवार में कौन कौन था? मम्मी पापा हमारी वैसे नॉर्मली वैसे जॉइंट फैमिली थी। बाबा, चाचा, ताऊ जी सब एक साथ ही रहते थे हम लोग। तो कज़न्स वगैरह सारे सब लोग हम एक साथ रहते थे। और वैसे हम दो तीन बहन भाई हैं, मम्मी पापा हो गए। तो आप छोटे हैं सबसे? मैं सेकंड नंबर, मेरे बड़े सेकंड। भाई हैं और छोटी सिस्टर हैं। अच्छा अच्छा। आपके जैसे क्रिएटिव माइंड था, मतलब हर चीज की खोज में आपका दिमाग रहता था। तो आपको कहीं और अपने जीवन में, मतलब कि सिर्फ टॉयज में या इनमें, या कोई और खोज में भी आपका मन उस समय लगता था? यस, मैं हमेशा, मेरा माइंड कभी भी ना ये नहीं होता था कि मैं खाली बैठा रहूं। कुछ ना कुछ, मतलब इवन जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन टाइप की कोई चीज़, इलेक्ट्रिक कोई चीज़ ख़राब हो गई तो उसमें भी लग जाता था मैं कि ये कैसे क्यों नहीं हो रही ठीक। या कोई मैकेनिक या कोई कारपेंटर अगर घर पे आता था तो मैं घंटों घंटों उसके साथ ही बैठा रहता था कि वो काम कैसे कर रहा है। उसको देखता रहता था, मेरा बड़ा इंटरेस्ट आता था उसको देखने में। इवन पापा का जैसे कपड़े का काम था तो
बहुत सारी छोटी छोटी मशीन्स घर पे होती थी, रोल बनाने की या उसको पैकिंग करने की, उसमें बड़ा इंटरेस्ट आता था मुझे। इस तरह का मेरा नेचर रहा बचपन में। और जैसे जैसे बड़े हुए तो मम्मी पापा जैसे कहते थे कि पूजा कर लो, मंदिर चले जाओ, तो एक मैं करता था, फॉलो करता था उनकी बातें, लेकिन थोड़े टाइम बाद उसमें डिस्ट्रैक्शन आता था कि पूजा कर तो रहे हो, लेकिन पूजा अंदर से क्या मिल रहा है मुझे पूजा करने से। एक पूजा जो होनी चाहिए वो बिल्कुल अंतरात्मा से जुड़ने वाली पूजा होनी चाहिए। तो वो अगर नहीं जुड़ पाए आप, तो डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा ऑटोमेटिक। मतलब आपको आनंद नहीं आता था, यस, आनंद आपको नहीं आता मजा था। नहीं आ रहा उस यस चीज में, यस, और अगर मैं खुशी नहीं मिल रही, बिल्कुल। तो आपको ये चीजें तो जब हिट पूजा कर। करता था तो मेरे को एकदम शांति चाहिए उस टाइम। मतलब ये नहीं कि कोई शोर मचा रहा है, टीवी चल रहा है, कोई वॉइस आ रही है, मेरे को वो डिस्ट्रैक्शन पसंद नहीं था। तो अगर पूजा करो तो बिल्कुल शांति चाहिए, बिल्कुल। हम्म। तो बल्कि पापा मम्मी भी जैसे फैमिली में होता है कि उनके लिए बहुत सारे काम हैं घर के, सुबह से शाम तक काम ही काम और रहते हैं कुछ ना कुछ। तो जैसे वो पूजा करते थे, उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता था, मैं उनको बोलता था आप पूजा करो, पूजा में ध्यान लगाओ, बाकी सब काम होते रहेंगे, डिस्ट्रैक्शन मत नहीं होना चाहिए पूजा में। तो लेकिन मैं जब पूजा करता था तो मेरे को वो जब डिस्ट्रैक्शन हो मेरे को पसंद नहीं आता, मैं पूजा छोड़ देता था थोड़े दिन के लिए, फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाती थी। क्यों? वो खोज नहीं हुई थी जब तक। उस खोज के लिए मैं कि पूजा में है क्या, भगवान को मानने से क्या चीज़ मिल रही है, वो क्वेश्चन माइंड में थे मेरे। वो समझ नहीं आ रहे थे मेरे को कि कहाँ लेके जाएंगे, मेरे को पूजा क्या करेगी मेरे लिए। तो आपके जीवन में इसके बाद आप कहीं मंदिर में जाना या ऐसा हाँ, भी जीवन में यस। आपके पल आए? जब मैंने 12th क्लियर किया तो 95 में, तो मुझे अंदर से ही पता नहीं मुझे कैसे आया कि मैं हनुमान जी को मंदिर, हर मंगलवार मैं मंदिर जाऊं। और मंगलवार को मैं मंदिर जाने लगा। यहाँ पर दिल्ली में ही जमुना बाज़ार पे एक मरघट वाले हनुमान जी हैं, बहुत मानता है उनकी। मैं हर मंगलवार वहाँ जाता था, चाहे सुबह 3 बजे जाना पड़े, 4 बजे जाना पड़े, उठ के मैं जाता था। ठंडी सर्दी जो मर्जी हो, हर कैसा भी मौसम हो, जाना ही है। कई बार मैं पैदल भी गया मंदिर। तो जब मैंने मंदिर जाना चालू किया तो थोड़े टाइम बाद मेरे को अंदर से आया, उससे पहले मैं एग खाता था। तो एग की अपने आप ही बड़ा अच्छा लगता था मुझे एग खाना, लेकिन अंदर से आवाज़ आई तो एग मैंने छोड़ दिया। अपनी आप ही आवाज़ आई कि एग छोड़ना है, नहीं खाना, किसी जानवर को मार करके नहीं खाना। तो मैंने एग छोड़ दिया। उसके बाद जब मंदिर जाता था तो ये होता था कि मंदिर में बहुत भीड़ होती थी मंगलवार को। तो शोर बहुत होता था, लोग जयकारे लगा रहे हैं, घंटे बज रहे हैं। तो मैं जब मंदिर जाता था तो मंदिर में दर्शन किए और वापसी घर। अब क्या था, फिर क्वेश्चन रेज हुआ माइंड में कि मंदिर इसीलिए जाना है कि मूर्ति का दर्शन करना है, प्रसाद चढ़ाना और आ जाना है। आपने क्या पाया उससे? तो मैंने फिर वहाँ पर बैठ करके पाठ करना चालू किया। पाठ करते करते अंदर से फिर दोबारा से क्वेश्चन रेज हुआ कि मैं थोड़ा ध्यान करूं। मतलब मुझे नहीं पता था ध्यान क्या होता है उस टाइम तक। मेरा मन करता था कि मेरे को कुछ शांति चाहिए, मंदिर में आया हूं तो कुछ शांति भी चाहिए। मैं आंखें बंद करके बैठ जाता था और मुझे सच में बहुत शांति मिलती थी उस टाइम। तो मैंने वो करीब 10 साल तक मैं कंटिन्यूसली मंदिर गया, वहाँ ध्यान किया। इवन मेरा फिर मन करता था कि मैं मंदिर उस दिन जाऊँ जिस दिन भीड़ ना हो मंदिर में, खाली बहुत लिमिटेड लोग हों, तो ताकि मैं ध्यान से, मतलब शांति से ध्यान करूँगा। फिर 95 के बाद 2005 तक ऐसे चलता रहा। मेरा सीए कंप्लीट हुआ 2005 में। फिर कैरियर में लग गया मैं।
कैरियर में आने के बाद थोड़ा सा मैं मंदिर वगैरह, ये ध्यान वगैरह जो भी थे, मेरे को तो पता नहीं था ये ध्यान है, मैं हट गया थोड़ा सा कैरियर के लिए। आपके इस पीरियड, जन्म से लेके इस पीरियड काल तक, कुछ ऐसी घटना भी जीवन के अंदर हुई जो आपको आज तक याद है, चाहे वो उसको अच्छी का नाम लो या आपके जीवन के लिए अच्छी नहीं थी, कुछ ऐसी घटना थी बचपन से अभी तक, जैसे फ्रेंड सर्कल में आ जाती है, कुछ ऐसी हाँ, यादें जो आप यादें, देखिए मैं एक्चुअली में थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का था। मेरे ना स्कूल में फ्रेंड्स वगैरह कभी नहीं बने, बिल्कुल भी फ्रेंड्स कभी बनते ही नहीं थे, मैं बहुत कम बोलता था। लेकिन 12th क्लियर करने के बाद जब ग्रेजुएशन में आया तो मेरे को, मेरे एक फ्रेंड्स का सर्कल था, 5-6 लोग हम लोग थे। तो मैं उस ग्रुप में एंटर हुआ तो मेरे फ्रेंड्स वो आज भी फॉरएवर वाले फ्रेंड्स हैं वो मेरे। मतलब 12th तक मैं सर्चिंग कर रहा था मेरे फ्रेंड्स क्यों नहीं बनते। मैं बहुत अकेला लोनली टाइप का ना बोलने वाला बच्चा रहता था मैं उस टाइम। तो ये मेरे को बल्कि झकझोरती थी ये चीज़ कि मैं अकेला क्यों। तो वो मुझे 95 के बाद मिली। मैं उस चीज़ को बहुत मिस किया मैंने 12th तक। कॉलेज में आने के बाद यस, आपको मिला, बिल्कुल। आपको फ्रेंड सर्कल मिला। हाँ, कॉलेज आने के बाद ये भी हो सकता है कि आपने अपने आप को ओपन किया लोगों हाँ, से बातचीत करने में बिल्कुल। या उस खुशी को उनमें ढूंढने में। यस, या ध्यान चालू हो गया था, मंदिर में हाँ, जाता था तब मैं। जाता था तो यस। तो ये जैसे आपका सीए खत्म हुआ, आप प्रोफेशन में एंटर करें, तो आपको प्रोफेशन में एंटर करने के बाद क्या फीलिंग्स रही? प्रोफेशन में मैंने जो सोचा था, जैसे एक मैंने कंपनी में ज्वाइन किया, मैंने फर्स्ट मेरी ज्वाइनिंग थी दिल्ली में ही। तो मैंने 3 साल वहाँ काम किया। तब मेरा एक थोड़ा सा विज़न था कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में ज्वाइन करूँ। वो मैंने अचीव किया 2008 में। लास्ट जॉब मेरी इन्फोसिस में थी। इन्फोसिस में ज्वाइन करने के बाद मैंने वहाँ से रिज़ाइन दिया। तो रिज़ाइन देने के बाद मैं प्रैक्टिस में आ गया सीधा। 2009 में मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी अपनी। तो वो अचीवमेंट मेरे को अंदर से थी, मेरे को एक बड़ी कंपनी में ज्वाइन करना ही करना है। जब मैंने वो ज्वाइन किया तो वो मेरे लिए बड़ा ही खुशी वाला पल, मोमेंट था, पल था। मोमेंट्स थे। यस। वहाँ आपको सेटिस्फेक्शन मिली? यस। नहीं, सेटिस्फेक्शन जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, लेकिन एक अंदर से ज्वाइन करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन थी वो ज़रूर मिली मुझे कि मैंने वो अचीव किया। हाँ, तो जीवन में जैसे आपने ये जॉब भी कर ली, फिर अगला पड़ाव आपका गृहस्थ में आया कि यस। उससे पहले कुछ मोमेंट्स आपकी लाइफ में थे? 2007 में मेरी मैरिज हो गई थी हम्म। और 2009 में मैंने जॉब भी छोड़ दी थी। उसके बाद में ही मैंने इन्फोसिस ज्वाइन किया था, मैरिज के बाद। मैरिज के बाद ही आपने इन्फोसिस यस। किया था? यस। हाँ। तो आपकी पत्नी भी जॉब करती थी क्या? वो शादी से पहले वो टीचर थी स्कूल में, और शादी के बाद भी थोड़ा टाइम उन्होंने टीचर की जॉब की है। उसके बाद उन्होंने जॉब क्विट कर दिया था। तो आपने इसके बाद अपना प्रोफेशनल लाइन पकड़ ली और खुद की प्रैक्टिस करने लगे? यस। आपके, हाँ जी। तो उसमें आपको, मैं आपसे मतलब ये जानना चाह रही हूँ कि जिस आनंद को आप बचपन से थोड़ा थोड़ा करके ढूंढ रहे थे, थोड़े थोड़े पल आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको वो मोमेंट कौन से पीरियड में आना शुरू हुआ? आपने ये वो जॉब कर ली, हम्म। प्रोफेशन अपना, यस। व्यवसाय अपना ही कर लिया आपने, तो इसमें आपको खुशी मिलती थी? इसमें भी मेरे को कहीं ना कहीं कुछ खालीपन था कि मैंने सब कुछ जो भी चाहा अपनी उसमें एक वो अचीव किया। उसके बाद में 2012 में हम लोग महाध्यान चक्रम में हैदराबाद करताल गए। तो वहाँ मैं सच
मेरा वैसे जाने का कोई मूड नहीं था। हम लोग उस साल अपने फैमिली जो आउटिंग होती है साल में एक बार, पिकनिक वगैरह या हिल स्टेशन वगैरह, वो हम गए नहीं थे। तो मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस किया, वो बोली चलना है हैदराबाद। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, घूम आएंगे। ये इस पर्पज़ से मैं गया वहाँ पर। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा और जब वो वहाँ की मैंने ऊर्जा महसूस की, लोगों का सेवा भाव देखा, तो मेरे को उसने बहुत प्रेरित किया अंदर से कि मैं ये ध्यान बहुत ज़रूरी है। फिर मुझे अंदर से वो चीज़ आई कि मैंने जो 95 से 2005 तक मैं जो मंदिर में करता था वो क्या था, वो भी तो ध्यान था, वो ध्यान का ही एक रूप था। हाँ हाँ। वो बीच में कट डाउन ज़रूर हो गया था कैरियर की वजह से, लेकिन वो दोबारा से मेरी ज़िंदगी में आया, जिसको मैं आज तक फॉलो कर रहा हूँ। हाँ। वो तब तक समझ नहीं थी जब आप करते थे, यस, बट अब आपको ये समझ आ गई कि बिल्कुल। ध्यान क्या चीज़ है, हाँ जी, और आपने उसका आनंद और उठाना शुरू कर दिया, हाँ जी, और जीवन में ये आपके हमेशा के लिए एक बिल्कुल। आदत बन गई हाँ आपकी जी, लाइफ की। बिल्कुल। तो ध्यान में आने के बाद और ध्यान में आने से पहले आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? ध्यान में आने के बाद तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। जो ध्यान से पहले जो चीज़ें मेरी लाइफ में थी, जो मेरे अंदर कमियां थी, वो मैं फ़ील करता हूँ कि मैं धीरे धीरे वो ख़त्म हो रही हैं। जैसे मैं गुस्सा बहुत मेरे को आता था, वो गुस्सा अब मेरा बहुत मतलब नलीफाई टाइप से हो गया कि मेरे को अब मैं सोचता हूँ कभी भी गुस्सा आने की अंदर से होती है तो मैं अवेयरनेस रहती है मुझे कि क्यों, या किसी को मुंह से गलत वर्ड्स निकलने हैं तो वो पहले से एक अंदर से अवेयरनेस आ जाती है कि क्यों, किस लिए। तो ये अवेयरनेस आपको ध्यान से ही मिलती है। ये चीज़ मेरे अंदर बहुत ज़बरदस्त चेंज है ध्यान से। तो जो बचपन से आपका एक जिद्दीपन जिसको हम बोलते हैं, तो वो आगे आके भी आपका कंटिन्यू रहा मैरिज लाइफ में भी, या उसके बाद भी आपका कुछ बिल्कुल, ऐसी लाइफ? यस, वो आप कह सकते हैं कि जो ज़िद्दीपन एक वो मेरी एक बिहेवियर की वो रह हो गई कि मैंने जो ठाना वो मैंने अचीव करना है। चाहे वो गलत है, ठीक है, दूसरे को दुख दे रहा है, नहीं, सुख वो दे तो रहा है, ध्यान से गलत वाली चीज़ें तो ध्यान से आने के बाद हट ही गई हाँ हाँ हाँ। कि किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करना। और वैसे भी हमारी जिस मेरी अपब्रिंगिंग जिस फैमिली से रही, वहाँ कभी भी ऐसा नहीं रहा कि हम लोग किसी के साथ बुरा करना चाहिए। तो वो चीज़ नेचर में नहीं थी कि किसी के साथ बुरा करना है। लेकिन जो जिद्दीपन ने ये ज़रूर किया कि जो मुझे पाना है वो पाना ही है, अचीव करके अचीव ही करके। छोड़ना है। यस, तो ध्यान में जैसे आप महायोग ध्यान वहाँ पे गए थे, हैदराबाद में जब भी गए आप, तो मुझे लगता है कि वो पहला ऐसा समय था जब टेंट लगे हुए थे, टेंटों में रहे थे शायद, यस, यस, और आप अपने सारे परिवार के साथ गए थे, बिल्कुल। अपनी सिस्टर इन लॉज के साथ भी थे, और हम भी शायद उसी हाँ, पीरियड हाँ, में साथ ही थे। यस, हाँ हाँ, वो भी हमने बहुत इन्जॉय किया, बिल्कुल। टेंटों का भी सिस्टम हमने तब बहुत इन्जॉय किया। तो आपको जब आपने वहाँ पर ये ध्यान समझ लिया कि ये ध्यान है, तो आप वही जो आपका दृढ़ निश्चय है कि अब आप इसको कंटिन्यू रखेंगे और आगे करेंगे, तो आपने इसको आने के बाद भी इसको कंटिन्यू रखा यस, रोज अभी की तक रूटीन में? बिल्कुल। हाँ इवन मैं इसको स्प्रेड करने में भी काफ़ी रोल प्ले करता हूँ। जैसे मैं किसी से भी ऑफिस में मिलता हूँ या कोई किसी भी तरह के लोगों से मिलता हूँ, ऑफिस में स्टाफ है, उनसे भी मैं हमेशा प्रेरित करता हूँ कि वो नॉन वेजिटेरियन ना बने, वेजिटेरियन ही बने, नॉन वेज छोड़ दें और ध्यान करें। और मैंने कई लोगों को प्रेरणा भी दी इस तरह से कि भाई वो वेजिटेरियन कन्वर्ट भी हो गए, वो लोग कन्वर्ट भी हुए, वो आज की डेट में प्योर वेजिटेरियन बन गए हैं। प्योर वेजिटेरियन बन गए, बहुत अच्छा। तो जैसे पत्री जी हमेशा बोलते हैं कि लाइफ में
नो डॉक्टर नो मेडिसिन। तो आपके जीवन में भी ऐसे पल आया कोई? मुझे अप्रैल 2021 में कोरोना काल में मुझे फीवर आया, तो वो मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मेरे को भी कोरोना हो गया। मैंने इमीडिएटली अपने आप को क्वारंटाइन किया। अब वो कोरोना का जो डर था मेरे को उससे पहले पिछले साल से ही हो गया था, अंदर से बैठा हुआ था मेरे अंदर वो कि मुझे तो नहीं हो जाएगा। यस। वो कैसे हुआ कि पापा को जैसे कोरोना हुआ और एक मेरे मामा जी के लड़के को कोरोना हुआ, तो मुझे ना 2-3 बार हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो जब मैं हॉस्पिटल से आता था मैं डर कैरी करके लेके आता था कि कहीं मेरे को तो नहीं हो गया। हल्की सी खांसी होती थी तो भी मैं डर जाता था कि मैं कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। इवन मैंने घर पे जो है ऑक्सीमीटर मंगा लिया कि ज़रूरत ना पड़ जाए। अब वो उसकी ज़रूरत आ गई ऑटोमेटिक, और वो डर का ही रीज़न था। मुझे 3 दिन तक फीवर है, मैंने इमीडिएटली टेस्ट करवाया। टेस्ट रॉन्ग रिपोर्ट आई तो नेगेटिव मुझे निकला, वो नेगेटिव आई रिपोर्ट। तो लेकिन कोरोना था मुझे। और उसके बाद हमने डॉक्टर सौरभ से कांटेक्ट किया। डॉक्टर सौरभ रंजन जो हमारे पीएसएसएम के सीनियर मास्टर हैं, उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि आप जो है नेचुरोपैथी और एक्यूप्रेशर पे जाओ, एलोपैथी नहीं ले मत लो। मेरी वाइफ को भी फीवर आ गया था मेरे साथ साथ 2-3 दिन बाद। तो हम दोनों एक ही रूम में थे और बच्चों को हमने सेपरेट कर दिया था। अब वो जब हम दोनों ने बात की तो डॉक्टर सौरभ ने कहा कि आप एक ऐसे एक नंबर मैं दे रहा हूँ, एक डॉक्टर है नेचुरोपैथी के, उनसे आप कंसल्ट कर लीजिए। तो हमने उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि आप नारियल पानी, मौसमी का जूस, सारे फ्रूट्स वगैरह खाइए आप, और ये निकल जाएगा। तो हमने जो है नारियल पानी, मौसमी का जूस ही रेगुलर लेना चालू कर दिया। और धीरे धीरे मेरा एक टाइम पे हम लोग ध्यान भी ज़रूर करते थे। एक सौरभ सर ने मुझे एक चीज़ और बताई कि आप जो है जिसको भी आपने किसी भी तरह से बाय वर्ड्स, बाय फिजिकल किसी भी तरह से हर्ट किया है, उनसे आप क्षमा मांगिए ध्यान में। तो मैं वही करने लगा। जैसे ही ध्यान में बैठता था मैं अपने रिकॉल करता था मैंने किसी को हर्ट किया है तो उनसे मैं क्षमा मांगूँ। पिछले 5-7 सालों में मैंने छोटी छोटी बातें नॉर्मली हो जाती हैं किसी ना किसी के साथ, मैंने सबसे क्षमा मांगनी चालू की। उसके बाद जैसे चल रहा था, मैं एक दिन टॉयलेट गया और टॉयलेट में मेरे को बहुत तेज़ चक्कर आ गया, और चक्कर आकर के मैं गिर गया, फेंट हो गया वहीं पर ही। इवन मेरी वाइफ फिर उन्होंने देखा कि क्या हुआ, आवाज़ भी आई, तो 2 मिनट के बाद वो आई। तो मैं बिल्कुल फेंट था, मेरी आंखें एकदम चढ़ी हुई थी और हाथ पैर मुड़े हुए थे बिल्कुल। तो उन्होंने मेरे को पानी वानी पिला करके मेरे को रूम में लेके आई। रूम में आया तो इमीडिएटली मैंने नोटिस किया मेरे आईज पे यहाँ पे हिट हो गया था, चोट लग गई थी यहाँ पर गिरने से। तो रिकॉल एकदम वो जैसे ही मेरे को चोट का मैंने रियलाइज़ किया कि चोट लगी है, तो मुझे एकदम रिकॉल हुआ कि मेरे ये चोट क्यों लगी। तो वो मेरे को वो इंसिडेंट याद आया कि मैंने भी किसी को हिट किया था जिसके यहाँ पे चोट लगी थी। अब वो ऐसे इंसिडेंट था कि ऑफिस में 10 साल पहले की बात थी, ध्यान में इमीडिएट आने की बात है या शायद ध्यान में आने से पहले की बात है। तो मेरे ऑफिस में एक स्टाफ ने कुछ फाइनेंशियल गड़बड़ की थी, तो मैंने उसको एक थप्पड़ मारा था ज़ोर से, और वो थप्पड़ उसको जब लगा तो उसका सिर जो है दीवार से जाके टकराया था, तो उसका यहाँ पे हिट कर गया था। तो मेरे को वो सीन याद आ गया कि मैंने किसी को हर्ट किया। तो मतलब उससे मैंने रियलाइज़ किया कि आपने जो भी गलत काम किया
वो आपने यहीं पे ही पूरा करना है। कर्म उसका कर्म सिद्धांत है सिद्धांत, यस, कर्म कि सिद्धांत आपको यहाँ पे मेरे वापस को मिलना है, चाहे बिल्कुल, अभी मिले चाहे बाद में मिले, यस, पर मिलना है। बिल्कुल, हम्म, आपने वो यहीं पर ही भुगत के जाना है। फिर धीरे धीरे चलती रही चीज़ें, हम लोग नेचुरोपैथी के हिसाब से जूसेस वगैरह लेना चालू कर दिया था। लेकिन ध्यान करते रहे हम रेगुलर। एक दिन ध्यान में मेरी वाइफ मेरे को एस्ट्रल सर्जरी वाला ध्यान करवा रही थी। तो ध्यान करते करते मुझे महसूस हुआ कि दो लोग काले कपड़ों में मेरे पास आए हैं और मेरे ऊपर कुछ अजीब सी चीज़ हरकतें से कर रहे हैं। मेरे को नहीं समझ में आ रही थी वो क्या है। उसके बाद जैसे वो अपना जो भी कर रहे थे, मुझे महसूस हुआ कि मेरी जो चेस्ट है बिल्कुल शीशे जैसी हो गई, बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, आर पार देख सकते हैं। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो कुछ मेरे को हीलिंग हुई है। और सच में उस हीलिंग के बाद में मेरे को नेक्स्ट डे फीवर एक बार ख़त्म हो गया था। हम्म, फीवर मेरा डाउन हो गया था, नहीं तो फीवर मेरा 3-4 तक हाई फीवर चल रहा था मेरे को। वो जाने के बाद लेकिन मेरा उसके बाद भी भय जो था ना वो ख़त्म नहीं हुआ। और हॉस्पिटल्स में कहीं भी स्पेस नहीं मिल रहा था, कहीं बेड भी खाली नहीं थे। तो घर में सब लोग बेड सर्च भी करना चालू कर दिया था। नेक्स्ट डे मेरे को वो एक हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन तबीयत फिर भी ठीक थी मेरी। लेकिन हम हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ पे बेड नहीं मिला। हम गए और वापसी आ गए। 2-3 हॉस्पिटल्स में गए गए और वापसी आ गए। आने के बाद फिर से फीवर दोबारा से कंटिन्यू हो गया। तो वो डर ने दोबारा से कैरी ऑन कर दिया अपना जो काम था। और उसके बाद किसी तरह से वो तबीयत बिगड़ती चली गई। और तो मेरे को फिर एक हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में मेरे को बेड मिल गया। वहाँ बेड मेरे 14 दिन मैंने स्पेंड किए अकेले। वो भी शायद एक लर्निंग थी मेरे को, एक लोनली उसमें रहना था अलग फैमिली से। कभी भी मैं फैमिली से अलग नहीं रहा था। वो 14 दिन मेरे ऐसे थे जिसमें मैंने सेपरेट, बिल्कुल डिटैच होकर के अपनी फैमिली से रहा। तो उसमें जब मैं वहाँ गया तो एक सीन ऐसा आया। शुरू में मैं बड़ा ही इरिटेटिंग मूड में था हॉस्पिटल में। मैं एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मैंने हॉस्पिटल स्टाफ से पिलो मांगे, तो पिलो मेरे को प्रॉपर कंडीशन में मिले नहीं। मैं 2-3 बार उनको कहा कि भाई मेरे को पिलो प्रॉपर दो, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो सिचुएशन ऐसी थी कि हर एक कोई कोरोना वार्ड में जाने से भी डर रहा था। तो स्टाफ भी ऐसे ही था कि जो मिल गया ठीक है दे दिया। लेकिन वो मेरी रियलाइजेशन नहीं हो रही थी मुझे कि ये सब चीज़ें ऐसे चल रही हैं। अब क्या होता है कि जब वो 2-3 बार मेरे को वो पिलो नहीं मिला, मेरे को एकदम एंगर आया बहुत तेज़। मैंने वो पिलो जो है उस स्टाफ के ऊपर दे के मारा। मैंने कहा ये ले जाओ, आपके पास नहीं है। तो फिर कंप्लेंट की। अब ये सिचुएशन मेरी वाइफ को ध्यान में उनको पता लग गई, जबकि वो तो हॉस्पिटल में इंसिडेंट हो रहा है। ध्यान में मेरी वाइफ को पता लगी और थोड़ी देर बाद फ़ोन आता है कि आप एग्रेसिव क्यों हो रहे हो, आप कूल डाउन हो। मेरे को बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि उसको कैसे पता कि मेरे अंदर एग्रेशन आ रहा है। और फिर उसके रियलाइजेशन कराने के बाद सच में मैंने हॉस्पिटल में पूरे स्टाफ को थैंक्स और सबको मतलब ग्रेटिट्यूड देना चालू किया। सच में वो सब चीज़ें ऐसी बदलनी चालू हुई कि सबके अंदर से प्यार निकलना चालू हो गया। वो मोमेंट मैंने सच में रियलाइज़ किया कि वो एक्चुअली में आप जैसा आप दोगे वैसा ही आप पाओगे। तो वो सब करते करते एक दिन क्या होता है कि मेरे को सिचुएशन, मेरी कंडीशन ख़राब हो रही थी। डॉक्टर ने कहा कि बहुत कंडीशन ख़राब है। एक दिन ध्यान करते करते न्यूज़ आती है कि शास्त्री सर जो है उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो मुझे बड़ा ही दुख हुआ अंदर से। फिर मैंने उनके
श्रद्धांजलि के कुछ सेशंस देखे, उनकी फैमिली को देखा। तो मैंने जब उनकी फैमिली को देखा कि वो इतनी हिम्मत से और सामना कर रहे हैं इस सिचुएशन का, तो मेरे को अंदर से एक ऐसी सिचुएशन मेरे साथ भी आई कि जब वो लोग इतनी हिम्मत से वो कर रहे हैं सामना उस सिचुएशन का, तो क्या मैं क्या हूँ और ये शरीर है क्या? अगर ये चला भी गया तो चला जाएगा। हमारी आत्मा ही सब कुछ है। ये तो शरीर एक अपना रोल प्ले करने आई है। आत्मा हमेशा जिंदा रहेगी, आत्मा हमेशा है। आपके अंदर जो मृत्यु का एक डर था, हाँ, वो बाहर बिल्कुल वो निकल निकल आया, रहा मेरा। आपका निकल गया। बिल्कुल, वो मेरा मृत्यु का डर ऐसे निकला कि मतलब मैंने ये सोचा कि अगर मृत्यु हो भी गई तो कोई बात नहीं है। तो फिर मैंने ध्यान दोबारा चालू किया। तो एक दिन ध्यान करते करते मैं गोल्डन पिरामिड विजुलाइज करके ध्यान कर रहा था। तो ध्यान करते करते एक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरा गला दबा रहा है, गला दबा रहा है। और मैंने पता नहीं एकदम ही अचानक अवेयरनेस आई ध्यान में कि वो गला, मैंने गले से हाथ हटाया और मैंने कहा मैं तो ध्यान कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, नथिंग इज़ देयर। वो जैसे ही मेरी सिचुएशन मैंने ओवरकम की ना और ध्यान में दोबारा से बैठ गया, मेरी सिचुएशन इम्प्रूव होनी चालू हो गई। आपने अपने अंदर से फियर जो था वो बिल्कुल बाहर निकाल दिया। बिल्कुल। और घर पे मेरी वाइफ जो है वो भी ध्यान कर रही थी रेगुलर, और पता नहीं उन्होंने भी बहुत मेहनत की मेरे लिए। घर पे बैठे बैठे उन्होंने बच्चों को देखा, मेरे बच्चे भी जो है, वाइफ को भी फीवर था, वो भी अलग रह रही थी और बच्चे अलग थे। तो सेपरेट होकर के उन्होंने, बच्चों ने भी, बहुत छोटे छोटे बच्चों ने भी बड़ा सामना किया इस चीज़ का, सिचुएशन का। तो ये इस तरह से मेरा नो मेडिसिन, नो डॉक्टर वाला डॉक्टर जो वाला। था, मतलब आपको हर चीज से बाहर निकाला। हाँ तो सबसे चीज इसमें है जो मेन समझ के हमें बाहर आती है कि जीवन के अंदर हम अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करते हैं। यस आपका जो फियर जाने अनजाने में कंटिन्यू चल रहा था, आपने उसको अट्रैक्ट किया यस और उससे आप उस घेरे में आ गए, बिल्कुल। है ना? हाँ जी। तो ये रियलिटी यही है कि हम ही उन्हें उसको क्रिएट किया। हाँ बट आपके लिए ये एक अच्छा भी हो गया कि आपने मृत्यु से भी आगे अपने आप को बाहर निकाल लिया और बिल्कुल फियर से भी बाहर निकाल। बिल्कुल। आपके जीवन में मनीष जी, आपकी पत्नी का क्या रोल है? मेरी पत्नी तो ये समझ लीजिए कोरोना में मेरे लिए सावित्री बन गई, ये समझिए, मैं तो यही मानता हूँ। और जब से वो आई हैं, जब से मैंने बहुत कुछ पाया ज़िंदगी में। इवन एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। 2009 में मैं जब प्रैक्टिस में आया, मेरे दोनों हाथ फ्रैक्चर्ड हो गए थे। तो प्रैक्टिस में मेरे लिए कोई एकदम इमीडिएटली क्लाइंट सर्च करना बड़ा टफ था। एक असाइनमेंट मुझे मिला और मेरे हाथ दोनों फ्रैक्चर थे। तो उन्होंने बड़ी मेहनत की, मेरे को नहलाना, खाना खिलाना, तैयार करके भेजना, मतलब और हमेशा वो मेरे साथ खड़ी रही मेरे डिसीज़न में। कभी भी उन्होंने मोटिवेट किया हमेशा मुझे, डिमोटिवेट कभी नहीं किया। आपकी शक्ति बन के खड़ी रही बिल्कुल यस, पूरी तरह से। बिल्कुल। हाँ। तो ध्यान में, वो भी ध्यान में है आप ही के साथ। हाँ आप जी, दोनों ही हैदराबाद से ध्यान में आए। बिल्कुल। वो थोड़ा पहले आ गई थी, दिल्ली में जब थे हम लोग, तो वो ध्यान करना चालू कर दिया था उन्होंने पहले से ही। तभी वो, उनको अंदर से आया कि हमें करताल जाना है ध्यान सत्र में। तो वो फोर्स करके मेरे को ले गई थी, लेकिन उन्होंने मेरे को कन्वर्ट कर दिया। हाँ, वहाँ की ऊर्जा ने मुझे कन्वर्ट कर दिया। हाँ, हाँ। तो आपका मनीष जी, हम ये भी जानते हैं कि आपके परिवार में आपके दोनों बच्चे हम्म, भी ध्यान में हैं। हाँ। तो उनके बारे में भी हमें बताइए कुछ। मेरे बच्चे दोनों शुरू से जैसे मेरी बड़ी बिटिया, जब फर्स्ट टाइम हम करताल गए थे तो 2 साल की थी। और वो तो शुरू से ही ध्यान कर रही है, और छोटी बिटिया भी ध्यान कर रही है। बड़ी बिटिया तो जैसे बड़ी हो गई है तो स्कूल में भी ध्यान सिखाती है।
छोटे छोटे सेशंस भी लेती रहती है वो। हम उनके नाम जान सकते हैं? बड़ी बेटी का नाम मेरी मानवी है और छोटी का मैत्रेयी है। वाह। और मैत्रेयी का, छोटी वाली बिटिया का तो नाम एक सीनियर मास्टर ने ही हमें उसको नाम दिया था कि आप इसका नाम मैत्रेयी रखिए। अभी दोनों बच्चे भी ध्यान करते हैं। बिल्कुल। और आपका परिवार ध्यानी परिवार है। बिल्कुल। तो आप बच्चों को भी इंडिपेंडेंट आपने बना दिया। हाँ। और जैसे अभी से ही उसने सेवा शुरू कर दी, बड़ी मानवी ने। बिल्कुल। मेरा तो मानना ये है कि हर बच्चे को ध्यान करना चाहिए। और बच्चे जब ध्यान करते हैं तो उनको समझ आती है अपने सेल्फ डिसीजन लेने में, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने में, हर चीज़ में, कंसंट्रेशन करने में, अपनी पढ़ाई में, हर जगह ध्यान का काम है। ध्यान बहुत कुछ करता है। तो आपने जैसे एग भी छोड़ दिया था बचपन से ही, तो आपके इस परिवार में आने के बाद बच्चे या वाइफ आपके नॉन वेजिटेरियन थे कि नहीं, सभी कभी वेजिटेरियन? मेरी वाइफ तो नॉन वेजिटेरियन कभी भी नहीं थी। और बच्चों को हमने कभी भी इस साइड नहीं किया कि आप नॉन वेज खाइए। तो वो भी वेजिटेरियन है, प्योर। बच्चे, सुना है कि आगे और बच्चों को भी बताते हैं कि हमें क्यों नहीं खाना चाहिए? बिल्कुल, यस। बिल्कुल बताते हैं कि एग्रेशन आता है आपके अंदर, भावनाएं चेंज हो जाती हैं आपकी नॉन वेज खाने से, गलत भावनाएं आती हैं। तो ये तो फैक्ट है कि वेजिटेरियन होना बहुत ज़रूरी है। और नेचर ने हमें इतना सब कुछ दिया है, तो क्यों किसी जीव को मार के खाना? जो नेचर ने जो दिया है वो ही खाओ ना। किसी को मारना, हत्या करना, वो बिल्कुल गलत है। आपके पास कोई अधिकार नहीं है किसी को मारने का। मनीष जी, आपकी पत्नी सर के साथ मुलाकात कब और कैसे हुई? फर्स्ट टाइम तो हम लोग 2012 में ही मिले थे पत्री सर से। मिले हाँ, पत्री सर का जो सेवा भाव था, खुद खाना खिलाना सबको, खुद खाना बनाना और ध्यान कराना, बांसुरी बजाना, मतलब इतना डेडिकेशन से सर सेवा भाव करते थे। वो देख करके तो बहुत ही, वो सर को तो सर के जैसे बनना वो बड़ा टफ है। तो आगे चलते चलते हम सर से कई बार मुलाकात हुई 2012 से लेकर के आगे। लास्ट मुलाकात अभी सर से अप्रैल मई में हुई जब वो दिल्ली आए थे। उसमें भी एक छोटा सा इंसिडेंट है। क्या रहा उसमें, सर जो है ना सबकी बातें पूरी करवा देते थे, आपके मन में आनी चाहिए सर। और ये तो हमेशा हुआ मेरे साथ। कभी भी किसी ध्यान के सेशन में कोई मेरे अंदर कोई सवाल होता था ना, तो किसी ना किसी तरह या तो सर उसका आंसर दे देते थे, बिना पूछे मुझे आंसर मिल जाता था अपने आप ही। तो अभी भी ऐसा एक बार हुआ कि मेरे मन में कुछ था। अप्रैल मई में सर जब आए तो हमारा एक सत्य साई ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम था, तो उसको मैं सर को जहाँ सर स्टे कर रहे थे वहाँ से लेके जाना था। तो मैंने अभी थोड़ी नई गाड़ी परचेज़ की थी, तो मैंने अलेख्या से अपनी इच्छा जाहिर की कि सर को मैं लेके आऊँगा अपनी गाड़ी में। कभी सर मेरे साथ बैठे भी नहीं है, मेरा मन है सर को मैं लेके आऊँ। लेकिन क्या हुआ कि मैं जहाँ पे प्रोग्राम था मैं वहाँ सुबह पहुँच गया, तो वहाँ पे थोड़ी सी तैयारियाँ वगैरह चल रही थी। तो मैंने आलेख्या से कहा, फ़ोन किया, बात की, मैंने कहा मैं आऊँ। तो आलेख्या बोली गाड़ियाँ तो सर बहुत सारी हैं यहाँ पर, तो सर किसी भी गाड़ी में आ जाएंगे, अगर वहाँ पे आपकी ज़रूरत है तो पहले आप वहाँ देखो। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ वो लोग उनके साथ सर उनके साथ आ जाएंगे और मैं यहाँ पे देखता हूँ। तो मैं वहीं पे स्टे किया, सर का सेशन वगैरह हुआ और सर उसके बाद 3-4-5 दिन तक दिल्ली में ही थे। तो हम लोग जहाँ सर स्टे किया हुआ था हम डेली वहाँ जाते थे। सेकंड लास्ट डे मेरे बच्चे वहीं पर ही रुक गए।
नेक्स्ट डे हमारा आने का प्रोग्राम नहीं था कि हम लोग वहाँ जाएंगे सर, क्योंकि जाने वाले थे दिल्ली से हैदराबाद। तो मेरे बच्चे जो है सेकंड लास्ट डे हम जब गए वहीं पर ही रुक गए कि हम लोग कल आएंगे। तो नेक्स्ट डे उनको बच्चों को लेने जाना था मेरे को, हम लोग चले गए। हम लोग जब गए तो हमने ये सोचा था कि बच्चों को लेंगे और वापसी आ जाएंगे। उसके बाद हमें पता लगा कि सर जो है नजफगढ़ में एक स्वतंत्रता पिरामिड है, उसको इनॉग्रेशन करने जाना है सर ने, और उसके बाद वहीं से वो एयरपोर्ट चले जाएंगे। तो जैसे सर जाने वाले थे, निकलने वाले थे, तो सबने कहा सर पीएमसी हिंदी के ऑफिस भी आ रहे हैं। तो आलेख्या ने फ़ोन किया मुझे और बुलाया और कि सर आप अपनी गाड़ी निकालो, सर पीएमसी हिंदी तक आपकी गाड़ी में जाएंगे, और अगर आप वहाँ चल रहे हो आगे तो आगे भी चलना। मैंने कहा मैं आगे तो नहीं जाऊँगा, तो लेकिन सर को पीएमसी हिंदी तक चलो मैं लेके चलता हूँ। तो क्या हुआ कि सर मेरी गाड़ी में बैठ गए। सर पीएमसी हिंदी तक आए और पीएमसी हिंदी में उतरे नहीं गाड़ी से। वो बोले मेरे को नहीं उतरना। हाँ। मैंने ये सोचा था कि पीएमसी हिंदी में पहुंचने के बाद सर गाड़ी से उतरेंगे और दूसरी गाड़ी में शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब सर को ये तो कह नहीं सकते कि सर आप उतरिए और दूसरी गाड़ी में बैठिए। तो मैंने कहा चलो अब तो चल रहे हैं। सर बोलते हैं कि वहाँ चलिए, नजफगढ़ हाँ चलिए। बिल्कुल, मैं जो है गाड़ी स्टार्ट की और सर को नजफगढ़ तक लेके गया। मेरी वाइफ मेरे को वेट कर रही है यहाँ पर कि भाई आप आएंगे और हम घर चलेंगे। उनका रास्ते में फ़ोन आया, मैंने कहा आप लोग जो है किसी दूसरे कन्वेंस में आप नजफगढ़ पहुँचिए, मैं नजफगढ़ जा रहा हूँ। बस नजफगढ़ पहुँचे और मतलब सर ने वो विश पूरी कर दी आपकी मुझे। इच्छा पूरी हो यस गई बिल्कुल, इसी माध्यम से, हाँ। आपकी इच्छा और पूरी सर हो को हम फिर एयरपोर्ट तक छोड़ने गए, एयरपोर्ट पे सी ऑफ किया सर को, तब हम लोग घर आए। तो सर अपने आप जान लेते हैं कि कहाँ पर हाँ, किसकी क्या इच्छा रह गई है। इच्छा रह गई और बिल्कुल, सबको पूरी कर। हाँ। हम्म। उससे पहले सर ने मुझे 2020 में सर ने मुझे पीसीएस पिरामिड कॉल सर्विसेज और वन मीडिया, पीएमसी पिरामिड मेडिटेशन सेंटर, इन तीनों का एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र का कार्यभार भी संभलवाया शास्त्री सर और पितरी सर ने। तो मैं जो समझता हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं ये सेवाएं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, और मेरे अंदर कोई ऐसी भावना ना हो कि जो बिल्कुल निस्वार्थ रहे मेरी ये सब सेवाएं। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। पीएसएसएम का मनीष जी एक प्रिंसिपल है कि हमको स्वाध्याय ज़रूर करना चाहिए, वो हमारी आत्मा की जर्नी को और फास्ट बना देता है, तेज करके आगे ले जाता है। बिल्कुल। तो आपके जीवन में स्वाध्याय का क्या रोल है? स्वाध्याय जो है बहुत बिल्कुल करना चाहिए। स्वाध्याय से आपको लोगों के एक्सपीरियंस पता लगते हैं, और अंदर से जो भावनाएं हैं वो भी बदलती हैं आपकी, उसमें वो बहुत साथ देती हैं। मैं स्वाध्याय बुक्स रीडिंग करके नहीं कर पाता हूँ नॉर्मली, मैं सुन कर के स्वाध्याय करता हूँ। जैसे गाड़ी में जा रहा हूँ तो यूट्यूब पे बहुत सारी सीरीज़ हैं स्वाध्याय की, पीएमसी हिंदी की, और बहुत सारी ऑनलाइन बुक्स हैं जो वॉइस रिकॉर्डिंग में है, ऑडियो रिकॉर्डिंग में है। तो मैं उनको गाड़ी में भी चला लेता हूँ अपने कनेक्ट करके, और घर पे भी या ऑफिस में भी बैठा हूँ तो वो सुनता रहता हूँ मैं। स्वाध्याय इस तरह से जो लोग नहीं कर पाते हैं पढ़ करके, वो सुन करके भी कर सकते हैं। करना ज़रूरी है। यस, करना ज़रूरी बिल्कुल। है। हाँ। आपके जीवन में कोई पुस्तक जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आया हो? मैंने एक बुक पढ़ी थी, इमोर्टल टॉक्स, उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था मैंने, और वो मैंने सुन कर के नहीं पढ़ा, मैंने खुद सेल्फ रीड किया था। वो बुक मुझे बहुत अच्छी लगी, और उसका एक छोटा सा मैं वो बताता हूँ। उसमें एक ये बताया गया कि हम वो, जिससे मेरे को भी समझ मिली,
हम लोग जैसे थॉट्स आती रहती हैं हमारे अंदर, तो हम अगर एक नेगेटिव थॉट लेके आते हैं अपने माइंड में, तो वो एक टनल है। हम वो उस थॉट से पहले दो रास्ते हैं कि आप पॉजिटिव थॉट पे जाएं या नेगेटिव थॉट पे जाएं। जब वो नेगेटिव थॉट आती है और नेगेटिव थॉट वाली टनल में आप एंटर करते हैं, तो वो नेगेटिव की साइड ही वो थॉट चलती रहती हैं। आप कितनी देर उसको सोचते रहेंगे पता भी नहीं लगेगा, यहाँ से क्या हुआ, आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो सब सोचते रहेंगे। आप उस टनल, जैसे ही आपको अवेयरनेस आए, इमीडिएटली आप उस टनल से बाहर आइए और अपना रूट चेंज कीजिए, पॉजिटिव थॉट वाली टनल में घुसिए। तो वो उसमें एक वर्णन जो है ना, ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, जिसने मेरे को जिसको मैंने इम्प्लीमेंट भी किया अपने ऊपर। मैं जब भी कुछ सोचता हूँ, कोई नेगेटिव थॉट आती है, तो इमीडिएटली मेरे अंदर वही सीन जो वर्णन है वो मेरे माइंड में आ जाता है। हाँ, जो इसका यही मतलब हुआ कि जब हम बुक्स पढ़ते हैं, हाँ, स्वाध्याय करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि चाहे वो कितनी भी बड़ी पुस्तक है, बट उसमें आपकी आत्मा के लिए कुछ ना कुछ है कुछ ना ज़रूर। कुछ है। यस, अब हम पढ़ेंगे तो वो हमारी आत्मा अपने आप रिसीव करेगी कि उसको क्या बिल्कुल। चाहिए, यस, और फिर वो अपने जीवन का बिल्कुल, अनुभव आपका बन बिल्कुल जाएगा। सहमत हूँ मैं इस हाँ चीज़ से। हाँ। तो आपके जीवन में ये एक बुक्स का भी हो गया, और सज्जन सांगत्य है, तो आपके घर में तो आपका अपना परिवार हाँ, है, पत्नी भी है और बिल्कुल, बाहर भी है, बिल्कुल। तो आप दोनों भी डिस्कस करते हाँ जी, रहते हैं क्या? बिल्कुल, हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। इवन मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं जिन जो ध्यानी बन गए हैं, उनसे भी मेरा डिस्कशन चलता रहता है। हाँ इवन हम अभी पिछले साल क्यूएलयू भी गए थे, तो क्यूएलयू में मैंने एक सोल कोच ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम भी किया अटेंड 10 दिन का, और इस साल फरवरी में, नेक्स्ट ईयर फरवरी में भी दोबारा जाने वाला हूँ। तो वो भी बहुत ही अच्छा मेरे को उसने साथ दिया अपने जीवन को उन्नत करने के लिए, और आगे बढ़ाने के अपनी लिए। सोल को उन्नत करने के लिए। मनीष जी, QLU है क्या? ये क्यूएलयू डॉक्टर पत्री सर के ही एक शिष्य हैं, डॉक्टर न्यूटन, जिन्होंने क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी करके एक इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है हैदराबाद में, जहाँ पर वो ये फ्री सोल कोच प्रोग्राम चलाते हैं, जहाँ वो मैं जाता हूँ। दैट इज़ वेरी अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत ही अच्छा कोर्स है। मैं तो कहूँगा सबको करना चाहिए। मनीष जी, जैसा कि पति सर भी बोलते हैं कि आपने आज ध्यान सीखा, आप आगे लोगों को ध्यान सिखाओ। ये एक सेवा का भी माध्यम हो जाता है, और लोगों के पास इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाते हैं कि कैसे आप सब लोग इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो आपको इस कार्य करने में क्या मिलता है? आप इस कार्य को कर रहे हैं, आगे लोगों तक ध्यान पहुंचा रहे हैं? बिल्कुल, मैं जिन लोगों से भी मिलता हूँ सबको ध्यान के बारे में बताता हूँ। और जो ये बात है कि कुछ मिलता है, ये ध्यान करना और ध्यान को सिखाना एक सृष्टि का एक बहुत बड़ा कार्य है, जिसमें पता नहीं कितने मास्टर्स इसी कार्य में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। तो ये जो कार्य है आप सृष्टि के लिए कर रहे हैं। आप सृष्टि में आपने जन्म लिया, तो सृष्टि को क्या दे रहे हैं आप? वो अपना आप एक उत्तरदायित्व तो समझ के सबको ये ध्यान सिखाना, सीखना और सिखाना भी चाहिए। ये बहुत बड़ा कार्य है। आपका योगदान यस, ये अपना होना योगदान चाहिए। जरूर होना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा। हमने आपसे बहुत कुछ समझा, सीखा, और आपकी इस यात्रा के अंदर हम भी आपके सहभागी बने। तो हम आपसे अपने दर्शकों के लिए अंतिम संदेश जानना चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा कि आप सब लोग ध्यान कीजिए और वेजिटेरियन बनिए, नॉन वेज छोड़ दीजिए, किसी को दुख ना पहुँचाएं अपने जीवन में। यही मेरा मैसेज है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका, हमारे इस शो में आने के लिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों,
मनीष जी की आत्मा की यात्रा से हमने जाना कि हम अपने जीवन के अंदर अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। और आपके पास जो है, चाहे वो फियर है या जो धारणाएं हैं, उनको छोड़ने के लिए आपको स्वयं ही काम करना पड़ेगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक आत्मा समझती है, जाने अनजाने में अनुभव लेती है, बट जब वो पूरे निश्चय के साथ उन एक्सपीरियंसेस को अपने अंदर धारण कर लेती है और समझ लेती है कि ये क्या चीज़ है, तो ये हम सबके जीवन में ऐसा ही है। सभी आत्मा इसी प्रकार से ध्यान में आने के बाद अपनी जर्नी को और फास्ट कर देती हैं। तो दर्शकों, बने रहिए हमारे साथ आगे अगले आत्मा की यात्रा में एक नए मास्टर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।